हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एमपी व्यापम सब इंजीनियर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे, उसी में आपके पास नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेकर आए हैं। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, डैश इन ए हाइड्रो पावर प्लांट इज यूज टू डिस्चार्ज सरप्लस वाटर ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ डैम। मतलब ये बोला हाइड्रो पावर प्लांट में जो ओवर आपके पास चार्ज होता है या आपके पास ओवर वाटर होता है, उसको हम कैसे डिस्चार्ज करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है आपके पास स्पिल वे। ठीक है, स्पिल वे जैसे आमतौर पर जनरली हम लोग जो है जब नदी जाते हैं तो नदी में आपके पास गेट बना होता है, तो गेट हम लोग जब गेट खुलता है तो हम लोग बोलते हैं कि पानी, अब गेट खुला हुआ है तो पानी वहाँ से डिस्चार्ज होता है, तो वही एक्चुअल में स्पिल वे ही है। ठीक है, सर्ज टैंक हम लोग किसको बोलेंगे, ये भी हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन के पास में लगा होता है, जो आपके पास पेन स्टॉक में हाइड्रोलिक प्रेशर को आपके पास मेंटेन करके रखता है। इकोनोमाइजर किसको बोलते हैं, ये जनरली आपके पास स्टीम पावर प्लांट में लगा होता है। जनरली आपके पास जब कभी भी बॉयलर में पानी को भेजना होता है तो उस पानी को गर्म करने के लिए हम लोग इकोनोमाइजर का इस्तेमाल करेंगे। पेन स्टॉक को किसको बोलेंगे, डैम से लेकर टरबाइन तक जिस पाइप के माध्यम से आपके पास पानी आता है उसको पेन स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकोल्स रिले इज द ट्रांसफार्मर इज लोकेटेड इन। बकोल्स रिले कहाँ पे लोकेट होता है, तो ध्यान रखिएगा बकोल्स रिले जो है आपके पास जो है ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है। तो ध्यान रखिएगा ये ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, सापेक्षिक चुंबकशीलता के बारे में बात किया गया, म्यू आर की वैल्यू। तो ध्यान रखना, जब कभी भी सापेक्षिक शब्द आ जाए ना तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो इसका आपके पास कोई यूनिट नहीं होता। इसका आपके पास फार्मूला क्या होगा, देखो म्यू इक्वल टू आपके पास होता है म्यू नॉट इंटू आपके पास म्यू ऑफ आर। तो म्यू आर की जो वैल्यू होती है ये म्यू अपॉन आपके पास म्यू नॉट होता है। ठीक है, ये आपके पास किसी माध्यम की सापेक्षिक चुंबकशीलता है, रिलेटिव परमिबिलिटी है। ये माध्यम की चुंबकशीलता है, परमिबिलिटी है। ये आपके पास एयर की चुंबकशीलता है और इसकी वैल्यू आपके पास होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 और एक क्या हो जाएगा, हेनरी पर मीटर। तो यहीं पर अगर मान के चलिए नॉर्मल परमिबिलिटी का अगर यूनिट पूछ देता तो हेनरी पर मीटर आता। ठीक है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछ दी गया, रिलेटिव परमिबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है, चेंज द लेवल ऑफ डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज में तो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चेंज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसमें कांस्टेंट होती है। इंक्रीज या डिक्रीज पावर, इसमें पावर भी कांस्टेंट होता है। तो चेंज द लेवल ऑफ एसी वोल्टेज, तो आपके क्या करता है, ये एसी वोल्टेज को आपके पास चेंज करता है। इसी की बेस पर हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है, इन ए 3 इनपुट नैंड गेट द नंबर ऑफ द स्टेट वेयर आउटपुट इज 1 इक्वल। इसमें क्या बोला गया है कि 3 इनपुट आपके पास नैंड गेट है, ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टेट हैं जिसका आउटपुट की वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है, तो आपके पास नैंड गेट का टू जो है आपके पास देख लेते हैं, समीकरण जो है a इंटू बी इंटू आपके पास c होगा। 3 इनपुट बोला गया है और पूरे का आपके पास इस तरीके से बार होगा। ठीक, अब इसमें यह बोला गया है कि ऐसे कितने आपके पास स्टेट होंगे जिसमें आउटपुट की जो वैल्यू है आपके पास क्या होगी, आपके पास जो है 1 होगी। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 पॉसिबल इनपुट है। 3 पॉसिबल इनपुट में अगर एक भी आपके पास इनपुट की वैल्यू अगर 0 हो तो इसका आउटपुट आपके पास 1 होगा। ठीक है, तो यदि मान के चलिए यहाँ पर अगर 3 इनपुट के लिए देखेंगे तो पॉसिबल कितने बनेंगे, 2 की पावर जो है आपके पास 3, मतलब टोटल आपके पास 8 पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, उसमें से यदि मान के चलो तीनों इनपुट का वैल्यू a इंटू बी इंटू सी, तीनों की वैल्यू हम लोग 1 1 1 रख देंगे, तब जाके आपके पास आउटपुट की वैल्यू हमको 0 प्राप्त होगी। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, आपके पास केवल 1 प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें पॉसिबिलिटी कितना है, 7 स्टेट इसके लिए है और 1 स्टेट इसके लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कैपेसिटर स्विचिंग कैन बी डन इजिली विथ। देखो भाई, ये आपके पास सर्किट ब्रेकर का क्वेश्चन है। सर्किट ब्रेकर में आपके पास एक कॉन्सेप्ट को आप सीधे सीधे ध्यान पे रखिएगा। कैपेसिटर स्विचिंग किस में की जाती है, तो ध्यान रखना वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में की जाती है। उसी तरीके से एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम लोग जो है रेजिस्टेंस स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग जो है रेजिस्टेंस स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, द पिच फैक्टर ऑफ द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का आपके पास पिच फैक्टर का फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, cos अल्फा बाय 2 जो है आपके पास पिच फैक्टर है। उसी तरीके से यदि आपके पास जो है पिच डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का अगर बोला जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डी की जो वैल्यू होती है साइन
m बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय m इंटू जो है आपके पास साइन बीटा बाय 2 होता है। ठीक है, तो m जो है आपके पास फेस स्प्रेड है, ये आपके पास स्लॉट एंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। याद रखना, दोनों फार्मूला आपके पास कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पास पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडक्शन मोटर व्हेन स्लिप इज 1, जब स्लिप की वैल्यू 1 होगी तो रोटर स्पीड n क्या होता है। ठीक है, तो स्लिप का आपके पास फार्मूला क्या होता है, ns माइनस एन आर डिवाइडेड बाय आपके पास एन एस होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या बोला, स्लिप की वैल्यू का 1 होना, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं एन एस माइनस ऑफ एन आर, और इसकी जगह पे आप इस तरीके से एन एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एन आर हो जाएगा। तो इस जनरली यहाँ पर इसकी एन आर की जो वैल्यू है ये आपके पास 0 होती है। तो याद रखिएगा, जब स्लिप की वैल्यू 1 होगी तो मोटर की जो स्पीड है वो आपके पास 1 होगी, सॉरी 0 होगी। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल जो है हम अल्टरनेटर में क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रिवेंट हंटिंग। और हंटिंग क्या होता है कि एक प्रकार का ऑक्सीलेशन होता है। नॉर्मली जो है रोटर को एनएस स्पीड पर, सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करते रहना चाहिए, लेकिन वह जो है आपके पास ऑक्सीलेट करते हुए या दोलन करते हुए रोटेट करती है, उसी को हंटिंग फिनोमिना कहते हैं। और हंटिंग फिनोमिना का कारण क्या है, अचानक से लोड में परिवर्तन आ जाना, अचानक से सप्लाई साइड में परिवर्तन आ जाना, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, जैसे प्राइम मूवर का स्पीड हो गया, तो अचानक से ये सब चीज़ें चेंज होती है। तो उस केस में आपके पास सेलियंट पोल में, याद भी रखना, ये डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल हम लोग जो है इसमें करेंगे सेलियंट पोल रोटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसी में ही आपके पास हंटिंग फिनोमेना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का आपके पास फार्मूला क्या है। देखो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का आपके पास फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू रूट और आपके पास एलसी। ठीक है, यदि मैं इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर दूं तो ये आपके पास 1 अपॉन आपके पास एलसी हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इसमें आप मैच करके देखें तो एलसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास ये ऑप्शन आपके पास सही हो रहा है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, यदि इस ओमेगा की वैल्यू का लिखो तो 2 पाई आपके पास एफ इंटू आपके पास रूट ओवर एल सी, तो इज इक्वल टू एफ इक्वल टू आपके पास होता है 1 अपॉन 2 पाई आपके पास रूट ओवर एल सी, और ये आपके पास ये हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। इसका यूनिट आपके पास रेडियन पर सेकेंड में होता है, इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड में, और इसका यूनिट आपके पास किस में होगा, हर्ट्ज में होगा। ठीक है, थैंक यू।